हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल। तो आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में इस सर्कल के ऊपर या फिर सर्कल के अकॉर्डिंग आते हैं। यानी कि सर्कल के बेस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेबस में उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं और सर्कल के बारे में जितना भी आपके सिलेबस में गिवन है वो सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सर्कल क्या है। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी कि सर्कल क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। किसी फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, उनका कलेक्शन क्या होगा, सर्कल होगा। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताना चाहूं तो ये एक सर्कल हो गया। इस टाइप से को विदाउट कलर बनाते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। सर्कल के अंदर ये पॉइंट क्या है, इसको सेंटर मान लेते O और इस पॉइंट से लेके सर्कल पर किसी भी पॉइंट यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट मानते हैं P। इस पॉइंट सर्कल के सेंटर से यानी कि O से इस पॉइंट P जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, रेडियस होगी। एक फिक्स डिस्टेंस है और इतनी ही डिस्टेंस पर यानी कि इस फिक्स्ड पॉइंट O से लेकर R डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी का जो कॉम्बिनेशन होगा, सभी का कलेक्शन होगा, वो क्या होगा, एक सर्कल बनाता है। ठीक है, यानी कि इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी की डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट O से जो कि क्या है इस सर्कल का सेंटर है वो क्या होगी, R होगी। तो ये तो हुआ सर्कल। अब बात करते हैं सर्कल एंड अ लाइन। यानी कि एक सर्कल होगा और एक लाइन होगी तो उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि किस टाइप से वो लाइन और सर्कल आपस में रिलेट करेंगे। तो इसके हमारे पास क्या है, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है कि सर्कल और लाइन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होगी। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये वाला हमारे पास फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या है कि ये सर्कल है एक, जिसका सेंटर O है, कोई भी सेंटर मान सकते हैं। अच्छा, और ये क्या है, एक लाइन है। अब सेंटर ये सर्कल और लाइन के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल एक अलग लाइन है। तो ये कैसी लाइन कहलाएगी, ये कहलाएगी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये तो वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि सर्कल अलग होगा और लाइन अलग होगी। अब देखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी। ये क्या है, नंबर दो पॉसिबिलिटी या फिर कह सकते हैं सेकंड कंडीशन है कि यहाँ पर क्या गिवन है कि एक सर्कल है और उस सर्कल में क्या जो लाइन है ये सर्कल को बीच में से इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पर, एक पॉइंट ए, इसको ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट बी। यानी कि जो लाइन है ये लाइन ए बी, या फिर लाइन को आप मान लो एल, जो लाइन है इस सर्कल को ए और बी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सीकेंट लाइन। ठीक ठीक है। एक तो हमने पहले पढ़ा था कि सर्कल और लाइन बिल्कुल अलग अलग थे, वहां पर कोई भी उनके बीच में कांटेक्ट नहीं था। यानी कि सर्कल जो है वो लाइन को कहीं पर टच नहीं कर रहा, ना ही लाइन जो है सर्कल को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये तो हो गई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन दूसरे केस में हमने पढ़ा कि एक सर्कल है और एक लाइन उस सर्कल के बीच में से गुजर रही है और वो लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट यानी कि एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट लाइन। ठीक है। अब आता है थर्ड केस। देखिए थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में क्या है कि एक सर्कल है और सर्कल के बाद ये क्या है, एक लाइन है। अब ये लाइन इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है, यानी कि पॉइंट पी पर, इसके अलावा कहीं भी टच नहीं कर रही है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ठीक है, ये लाइन हो गई टेंजेंट। अच्छा, अब टेंजेंट के बारे में हम ज्यादा, हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बातें पूछी जाती है, तो टेंजेंट के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। देखिए टेंजेंट क्या है, Tangent, a tangent to a circle is a line that intersect the circle at only one point। यानी कि पहला पॉइंट क्या है कि टेंजेंट किसी सर्कल पर वह लाइन होती है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करती है। यही हमने भी देखा था डायग्राम में, जैसे ये वाला है इस सिर्फ इस पॉइंट पर टच कर रही है, इसके अलावा कहीं भी सर्कल को टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो ये क्या है, ये लाइन कैसी है, टेंजेंट लाइन है। अच्छा, दूसरी बात क्या है टेंजेंट के बारे में कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट वन पॉइंट ऑफ सर्कल। मतलब कि जो सर्कल होगा, ये कोई सर्कल है इस टाइप से, इस सर्कल पर किसी भी एक पॉइंट, अगर यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट से केवल एक ही लाइन होगी जो यहाँ इसको टच करेगी, यानी कि ये वन लाइन। इसके अलावा कोई और लाइन नहीं होगी जो इस पॉइंट पर इस सर्कल को टच करेगी। तो इसका मतलब अगर हम सर्कल पर एक पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट से केवल एक टेंजेंट होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। आई बात समझ में।
लेकिन हमें पता है सर्कल पर कितने पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं। तो अगर बात करी जाए कि सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो हम आंसर में बोलेंगे कि टेंजेंट पर इन्फिनिटी नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं किसी सर्कल पर, क्योंकि सर्कल के ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट्स अनडिफाइन होते हैं। इसके बेस पे एक थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल पर कोई टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट हो सकता है, अच्छा अगर वो टेंजेंट है तो उस सर्कल की जो रेडियस होगी और जो टेंजेंट होगा वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, ये चीजें थ्योरम कहती है। अच्छा, इसका प्रूफ कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें एक समझने वाली बात है, वो क्या है, कॉन्सेप्ट बता देते हैं। तो ये सर्कल पर कोई टेंजेंट होगा, इस टेंजेंट को नाम दे दो ए, और यहाँ हो गया बी, और इस सर्कल का क्या होगा, सेंटर हो गया ओ। अब हमें बताना है कि यहाँ से जो हम रेडियस डालेंगे, रेडियस होगी मान चलो इस पॉइंट पर पी पर ये टेंजेंट इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो ओपी डिस्टेंस होगी यानी कि ओपी जो लाइन होगी जो कि रेडियस है इक्वल टू रेडियस, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन ए बी या फिर टेंजेंट ए बी पर, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले कंसेप्ट जानिए कि कंसेप्ट क्या होता है, कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट क्या है, हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर अपनी मर्जी से पॉइंट ए, और यहाँ पर कोई भी लाइन ले लेते हैं लाइन L1, तो अगर हम इस लाइन की और इस पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस निकालेंगे, वो क्या होगी, वो इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस टाइप से, यही इस पॉइंट की इस लाइन से सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, जो कि क्या होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस होती है। लेकिन अगर इस पॉइंट को यहाँ इस पॉइंट मान लेते हैं बी पॉइंट पर ये इस लाइन को टच कर रही है, अगर पॉइंट बी को यहाँ ना लेकर हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट सी लेते हैं, अब इसको हम मिलाएंगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो लाइन है ये छोटी है और ये लाइन कैसी है, बड़ी है, ये वाली बड़ी लाइन है और ये छोटी है, यानी कि AC डिस्टेंस क्या है, बड़ी है, बल्कि AB डिस्टेंस कैसी है, छोटी है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वही हम यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, समझाने के लिए, कि हमें देखना है कि सबसे जो कम डिस्टेंस है किसी लाइन की किसी पॉइंट से, वो क्या है, वो परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, अब इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में हम क्या चीज बनाने वाले हैं कि हम कोई पॉइंट लाइन पर लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट सी ले लेते हैं, और पॉइंट सी लेकर हम इस पॉइंट ओ को, जो कि क्या है, इस पॉइंट का सेंटर है, इसको मिला देते हैं, ये पॉइंट यहाँ ले लेते हैं सी, इसको हटा देते हैं, तो पॉइंट सी हो गया यहाँ पर, ये पॉइंट सी हो गया इधर। अच्छा, अब देखिए ये आर डिस्टेंस कहाँ, ओ से लेके पी तक है, और आर डिस्टेंस कहाँ तक हो जाएगी, ओ से लेके इस पॉइंट डी तक। लेकिन अगर हम बात करें ओसी, ओसी किसने मिलकर बना है, ओसी मिलकर बना है ओ डी प्लस में डी सी, इससे मिलकर क्या बना है, ओसी। अच्छा, ओसी क्या है, रेडियस है, और ओसी हमारे पास रेडियस है, और यहाँ से ओडी क्या है, ओडी भी रेडियस है, लेकिन रेडियस में थोड़ा सा पार्ट और जुड़ा हुआ लाइन का, जो कि क्या, डीसी। तो यानी कि जो रेडियस हो गई, ये ओसी जो लाइन है वो बड़ी है किससे, ओपी रेडियस से बड़ी है। इसका मतलब ये तो इसकी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है ओसी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई ओपी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओपी। और ओपी क्या है, ओपी एक रेडियस है, और हमें पता है कि अगर ये पॉइंट हमारे पास सेंटर भी तो एक पॉइंट ही है सर्कल का, तो इस पॉइंट से इस लाइन जो टेंजेंट है इस पर हम कोई भी अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि आर कैसी, यानी कि ओपी जो इक्वल टू आर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। तो यही बात हमें इसमें प्रूव करनी थी। इसमें कोई खास प्रूफ आता नहीं है लिखने के लिए, यानी कि प्रूफ करने के लिए कोई सवाल आता नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में परपेंडिकुलर होती है तो क्यों होती है, बस इतना कंसेप्ट है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पे देखते हैं, एक्सरसाइज के 10.1 के क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो आपको पता है सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट आर पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एट, यानी कि इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स, तो इसमें हम भरेंगे 1 पॉइंट। तो टेंजेंट जो होता है सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ये वाला सॉल्व हुआ। नेक्स्ट देखते हैं a line intersecting a circle in 2 points is called, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो क्या होता है, वो सीकेंट होता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, होती है सीकेंट। अच्छा, नंबर थर्ड देखते हैं अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब कि अगर कोई सर्कल है इस टाइप से, इस सर्कल पर हम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट, मतलब कितने ज्यादा हम पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। तो देखिए एक तो ये हो गया, और एक इसके जस्ट अपोजिट ये हो गया।
तो कितने हो 2। अगर हम थोड़ा सा भी इसको टिल्ट कर देते हैं ऐसे तो पैरेलल नहीं होगा, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक सर्कल पर सिर्फ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 टेंजेंट हो सकते हैं, या तो वो ऐसे हों या फिर वो ऐसे भी हो सकते हैं या फिर ऐसे भी हो सकते हैं या फिर ऐसे भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होंगे पैरेलल, वो होंगे नंबर ऑफ 2 टेंजेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The common point of a tangent to a circle and the circle is called। अब कोई सर्कल है ये वाला, इस पर टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट है बीच में जहां पर ये पॉइंट इसको कनेक्ट कर रहा है या फिर किसके टच में आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, टेंजेंट। और सर्कल का कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ टेंजेंट PQ एट द पॉइंट P ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter। The length of PQ is। हमें बताना है कि PQ की लेंथ क्या है। देखिए इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है ये रहा, इस सर्कल का सेंटर क्या है, O इस सर्कल का सेंटर है, और एक टेंजेंट है PQ। ये टेंजेंट क्या है, PQ गिवन है इस टाइप से। अब P पॉइंट पर क्या है, ये टेंजेंट इस सर्कल को इंटरसेक्ट करता है फिर टच करता है, तो यहाँ पर पॉइंट P हो गया। अच्छा, O से लेके P क्या है, रेडियस है, और रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है OQ इक्वल टू 12, यानी कि OQ ये जो लेंथ है इस टाइप से, ये कितनी गिवन है, ये आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ PQ, यानी कि यहाँ से लेकर इतनी लेंथ आपको फाइंड करनी है। अच्छा, आप देखोगे कि जो ट्राइंगल है OPQ, ये कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, OQ का स्क्वायर इक्वल टू होगा OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर। अच्छा, OQ की वैल्यू आपको गिवन है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर, प्लस में OP की वैल्यू गिवन है आपको 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस में PQ आपको पता करना है, तो PQ को एज इट इज रहने देंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस में PQ स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करेंगे, 144 माइनस 25 इधर आकर माइनस का हो जाएगा इक्वल टू PQ स्क्वायर। यहाँ से PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 119। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट से क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली PQ की क्या वैल्यू आ गई, 119 अंडर द रूट। तो ये वैल्यू आ गई PQ की। तो हमारे पास ऑप्शन है ये रहा ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड टू सर्कल। देखिए ये क्वेश्चन डायग्राम बनाना है, तो इस क्वेश्चन को इतना कंसेप्ट समझने के बाद आप खुद से करोगे और इसका आंसर खुद से अपनी कॉपी में जो भी है, अपने जहां भी आप नोट्स बना रहे हो वहां आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। बढ़ते नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या है कि नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, यानी कि सर्कल पर एक पॉइंट के थ्रू हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। तो देखिए पहला केस क्या है कि जब कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, फर्स्ट केस में क्या है कि पॉइंट क्या है P, पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट P सर्कल के इनसाइड लाई करता है तो हम देखेंगे पॉइंट P से गुजरने वाली सारी लाइंस किसी भी इस सर्कल को हमेशा दो, एक से ज्यादा पॉइंट, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर टेंजेंट क्या आएगा, यहाँ पर आएंगे नो टेंजेंट, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है ये कैसी बन रही है, यहाँ पर सीकेंट लाइन बन रही है। तो फर्स्ट केस में कितने टेंजेंट थे, एक भी नहीं था। अब देखते हैं केस नंबर 2। अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है, जैसे ये पॉइंट P यहाँ पर लाई कर रहा है, सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट निकल रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट टेंजेंट निकलेगा, यानी कि पॉइंट P लाइज ऑन सर्कल। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो कितने टेंजेंट होंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट आर क्या होगा, ओनली वन। ठीक है, तो केवल एक टेंजेंट होगा। अब केस नंबर 3 पे आते हैं, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, अब क्या है पॉइंट
P lies outside the circle। अगर पॉइंट P सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो एक तो हो गया टेंजेंट T1 ये वाला, और एक हो गया टेंजेंट T2 दो। तो इस केस में कितने हुए, 2 टेंजेंट हो गए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या है इसके बेस पर। इसी के बेस पे एक थ्योरम है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अभी जो हमने ये बात पढ़ी है कि अगर बाहर से कोई पॉइंट है उससे दो टेंजेंट्स हमारे पास बनते हैं किसी सर्कल पर, तो इसमें बताया है कि जो टेंजेंट है पी टी1 और पी टी2 ये दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी। ये चीज अब हमें प्रूफ करनी है। देखिए हमारे पास थ्योरम 10.2 क्या है कि द टेंजेंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि ये क्या पॉइंट है, पी ये क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट। इससे दो टेंजेंट हो गए, एक तो पी ए हो गया और एक पी बी हो गया। ये वाले टेंजेंट हो गए पी ए और पी बी। तो हमें बताना है जो लेंथ होगी यानी कि पी ए इक्वल टू होना चाहिए पी बी। तो ये चीज हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है, टू प्रूफ। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सी और पी को ज्वाइंट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सी और पी को ज्वाइंट कर लेते हैं इस टाइप से। तो हमने सी और पी को ज्वाइंट कर लिया। अच्छा, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कैसा एंगल होता है, परपेंडिकुलर एंगल होता है। तो यहाँ से ये वाला एंगल 90 का हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्राइंगल हो गई। तो पहला हो गया इन, हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ पी, ओ ए पी की बात करते हैं, एंड ट्राइंगल ओ बी पी। तो दो ट्राइंगल हो गए। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या चीज है, हमारे पास ओ ए इक्वल है ओ बी के, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं, रेडियस है, रेडियाई है दोनों ही सर्कल की। अच्छा, ओपी जो लाइन है वो खुद ओपी के बराबर है, क्योंकि ये कैसी है, कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन या फिर कॉमन साइड कह सकते हो। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, एंगल ओ ए पी, ये एंगल इक्वल है एंगल ओ बी पी के, क्योंकि कैसे हैं, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है। अच्छा, अब इससे क्या, जो हमारे पास हमने तीन बातें प्रूव की है, तो इससे आर एच एस इस वाली प्रॉपर्टी के थ्रू ये क्या हो गया, एक ट्राइंगल जो दोनों है ये कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ होते हैं। ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। तो ये ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हुए। इसका मतलब ईच एंगल, ईच कॉरस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल टू ईच एंगल एंड ईच कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। यानी कि जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसको बना देते हैं हम येलो वाले से। ये जो ट्राइंगल है ये वाला, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास इस नीचे वाले ट्राइंगल के साथ, इस रेड वाले ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब यहाँ से जो ये वाली साइड है ये तो एक दूसरे की इक्वल है और ये वाली कॉमन है, तो बची कौन सी साइड, एपी और बीपी। तो ये साइड भी एक दूसरे की इक्वल हुई। दिस इंप्लाइज पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर कोई पॉइंट है सर्कल के बाहर, एक्सटर्नल पॉइंट है, और उससे हम दो टेंजेंट बनाते हैं सर्कल के ऊपर, तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट इतना ही था इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं जो कि आपके एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रिपीट होते हैं बार बार, वो क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे इधर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखो ये ए बी एक डायमीटर है, ए बी, ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर, जिसमें क्या है, ये इसका सेंटर पॉइंट ओ है। और एक टेंजेंट मान लेते हैं हम यहाँ पर पी क्यू, और एक टेंजेंट मान लेते हैं आर एस। तो दो टेंजेंट हो गए जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट पर बने हुए हैं। हमें बताना है कि जो टेंजेंट दोनों है यानी कि पी क्यू जो है ये पैरेलल है आर एस के, ये हमको क्या प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि जो ओ ए है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, पी क्यू के, क्योंकि हमें पता है ओ ए रेडियस है और पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यानी कि जो एंगल हो ये दोनों, एंगल ओ ए पी यानी कि एंगल ओ ए पी ये इक्वल हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब ये 90 का हुआ तो इसका मतलब बच गया जो एंगल ओ ए क्यू, ये भी 90 का डिग्री का हुआ। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे कि जो लाइन ओ बी है यानी कि ओ बी
ये किस पर परपेंडिकुलर होगी, ये होगी आर एस पर परपेंडिकुलर, क्योंकि सेम रीजन है, ये भी रेडियस और टेंजेंट के बीच का है। तो यानी कि एंगल ओ बी एस इक्वल टू 90 डिग्री, और ये इक्वल किसके है, ओ बी आर की। तो 90 डिग्री के एंगल हो गए। अच्छा, अब देखिए एंगल ओ ए पी ये इक्वल हो गया एंगल ओ बी एस के, यानी कि ये जो एंगल है ये वाला ओ ए पी, ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा इधर एंगल जो बनाया हमने यहाँ पर ओ बी एस इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। हमने कंडीशन पढ़ी थी, अगर ऐसे दो लाइंस हैं और उनके अल्टरनेट एंगल अगर हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो दो लाइन है ये आपस में कैसे पैरेलल होती हैं। तो इसी कंडीशन से कि ये कैसे अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, तो ये जो लाइन है आर एस ये किसके पैरेलल हो गई, पी क्यू के। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाई पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर। इसने बताया कि जो परपेंडिकुलर बनेगा इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी पर, वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है। देखो, तो ये इसका क्या सेंटर पॉइंट ओ मान लेते हैं। ठीक है, अगर सेंटर पॉइंट ओ मानते हैं तो हमें पता है जो ओपी होता है, ओपी क्या है, ओपी हमारे पास क्या है, रेडियस है, जो कि क्या होती है, ओपी कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये जो लाइन को नाम देते थे ए बी नाम देते हैं, ए बी लाइन पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। लेकिन हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, लेट अस assume that the perpendicular is not passing through O, let it passes through O डैश। हम ऐसा मानते हैं कि जो परपेंडिकुलर है ओ से पास ना होकर कहीं पॉइंट यहाँ पर क्या है, ओ डैश पॉइंट है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर परपेंडिकुलर से पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ डैश पी बी, ये जो एंगल हुआ ये कितने का हुआ, 90 डिग्री का एंगल हुआ। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन हमें पता है कि O क्या है, सेंटर है, और P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये क्या हो गया, OP जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी AB पे। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल OPB ये कैसा होगा, ये 90 हुआ, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है, 90 होता है। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। वी गेट, हमें क्या पता चलता है, दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो ओ डैश पी बी ये इक्वल हो गया एंगल ओ पी और बी की। ये चीज हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब हम एक बार अपने डायग्राम पर जो हमने बनाया इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए ये तो एंगल है 90 का, और ये वाला एंगल इससे जस्ट छोटा है। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं इस फिगर को तो हमें पता चलता है कि एंगल ओ पी बी इज लेस देन एंगल ओ पी बी, यानी कि बाय ऑब्जर्विंग फिगर वी गेट, हमें क्या पता चलता है कि एंगल ओ डैश पी बी जो है वो एंगल लेस देन है किससे, एंगल ओ पी बी से। तो यानी कि हमने जो माना था, हमने जो अज्यूम किया था कि हमारा परपेंडिकुलर ओ डैश पॉइंट से गुजरता है, वो हमने गलत अज्यूम किया था। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ओ डैश पॉइंट और ओ पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में कोइंसाइड करेंगे, यानी कि मर्ज हो जाएंगे। तो इससे प्रूफ होता है हेंस हमारे पास जो परपेंडिकुलर है इज पासिंग थ्रू सेंटर ओ। जब ये पॉइंट दोनों, ये वाला जो पॉइंट है ओडेस में मर्ज होकर इधर ऊपर आ जाएगा तो हमारे एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। तो इसका मतलब हम क्या प्रूफ कर दिया हमने कि अगर हमारे पास कोई टेंजेंट है उससे अगर कोई परपेंडिकुलर जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से तो हमेशा सेंटर से होकर ही गुजरेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या गिवन है कि ओ क्या है, कोई सर्कल का सेंटर है,
ए हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर ए से लेकर पी तक क्या है, टेंजेंट है किसी सर्कल पर। तो हमें गिवन है कि ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, और उसके बाद ए पॉइंट से लेके पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि जो डिस्टेंस होगी रेडियस की, यानी कि ओपी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस हमें पता करनी है। तो हमें पता है जो एंगल होगा ओ पी ए, ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है कि ओ ए का स्क्वायर होगा इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर। अच्छा, ओ ए का स्क्वायर आपको गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में ओ पी का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज रखते हैं। और ओ ए का स्क्वायर गिवन है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। यहाँ आ गया 25 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर हो गया 14। जब यहाँ से आप ओ पी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, 25 माइनस के 16 इक्वल टू 9। अब ओ पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। अब क्या करेंगे, दोनों साइड रूट कर देंगे। रूट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, इधर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ओपी बचा। और 3 का रूट क्या होता है, सॉरी 9 का रूट होता है अंडर 3। तो यहाँ जो डिस्टेंस आ गई रेडियस की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ क्वाड्रिलेटर ABCD is drawn to circumscribe a circle, जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिखाया गया है। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए ये हमारे पास डायग्राम में एक सर्कल है और वो क्या है कि क्वाड्रिलेटर को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा जी, अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि जो AB है यानी कि ये वाली साइड और प्लस में CD इसके अपोजिट साइड ये इक्वल होगी BC और इसके अपोजिट साइड AC के। तो कुल मिलाकर बस हमें इतना प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटर हमने बनाया है इसके अपोजिट साइड का सम क्या होगा, इक्वल होगा। तो प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखते हैं। देखिए ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर डी है। तो ये सभी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है किसी सर्कल की। हमें पता है कि जो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हम डालते हैं दो टेंजेंट्स वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ए इज एक्सटर्नल पॉइंट। अगर ए हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है तो हमारे पास क्या पता चलता है कि ए से लेके पी जो होगा वो हमारे पास इक्वल होगा ए से लेकर एस के। इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही जो हमारे पास बी है, ये भी क्या है, इस एक्सटर्नल पॉइंट है बी भी। तो यहां से क्या पता चलता है, बी पी ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के। यानी कि ये वाला जो टेंजेंट है ए पी ये हो गया ए एस के इक्वल। ऐसे ही जो टेंजेंट है बी पी ये हो जाएगा बी क्यू के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अच्छा, उसके बाद सी भी कैसा पॉइंट है, सी इज एक्सटर्नल पॉइंट। तो सी के लिए क्या वैल्यू आएगी, सी आर। सी आर किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो सी आर है ये इक्वल हो जाएगा सी क्यू के। तो ये इक्वल हो गया सी क्यू, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ऐसी डी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो डी से जो हमारी वैल्यू आएगी यानी कि डी आर, ये किसके इक्वल होगा, ये इस डी एस के इक्वल होगा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो कम 4 इक्वेशन है इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब हम 4 इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए इनको ऐड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड इसकी और ये होगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एपी है, प्लस में ये क्या है फिर बीपी है, फिर प्लस में क्या है सी आर है और फिर क्या है डी आर है। ये किसके इक्वल है, इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में ए एस, प्लस में देखो एस जहां कॉमन है उसको इसके साथ लिखते हैं यानी कि डी एस, प्लस में क्या है बी क्यू, प्लस में बी क्यू के साथ क्या लेंगे सी क्यू। अब देखिए एपी और बीपी यानी कि ये वाली एपी हुई और ये वाली बीपी हुई, जिसको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचा, टोटल बच गई ए बी, प्लस में सी आर और डी आर। अब देखिए सी आर डी आर कहाँ पर है, यहाँ तो सी आर है और यहाँ पर डी आर है। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो सी डी बन जाएगा, तो यहाँ बन गया सी डी। राइट हैंड साइड में क्या है ए एस और डी एस, यानी कि ए एस ये रहा और डी एस ये रहा, तो ये बन गया पूरा ए डी। प्लस में बी क्यू यानी कि इतना, प्लस में सी क्यू इतना, तो ओवरऑल बन गया बी क्यू। और ये क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि ए बी प्लस में सी डी इक्वल है ए डी प्लस में बी सी के।
ये हमें प्रूव करना था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो वीडियो को फिर से देखिए, आराम से वीडियो को चलाइए, अपने कॉपी पेन साथ में रखिए और गौर से लेक्चर को देखिए, फिर जाकर अपने नोट्स बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 10.13 जो ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक टेंजेंट ये रहा और एक टेंजेंट ये रहा, तो ये हमारे पास क्या है, दो टेंजेंट्स हैं। हमारे पास एक टेंजेंट है एक्स वाई और एक टेंजेंट है एक्स डैश वाई डैश, दो टेंजेंट है जिनका सेंटर क्या है सर्कल का, ओ है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट क्या है, ये रहा ए बी, एक अलग से टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, सी क्या है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। तो एक्स जो ऊपर वाला टेंजेंट है उसको ए पर काटती है, नीचे वाले टेंजेंट को बी पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी कितना है, 90, यानी कि जो बीच का एंगल है ये वाला, इसको बनाते हैं। ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल हमारे पास 90 होना चाहिए, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो लाइन है ओसी इसको मिला देते हैं, इस टाइप से करके हम क्या करते हैं ओसी को जोड़ देते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम क्या था, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ सी, हमने ओ सी को ज्वाइन कर दिया। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो ट्राइंगल है, ये ऊपर ट्राइंगल बन गए, देखो ये ट्राइंगल पी ए ओ, एक तो ट्राइंगल ये बन गया और एक बनाते हैं ट्राइंगल रेड वाला, ये ओ सी सी, ये ट्राइंगल बन गई। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, तो हम दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपी जो है वो इक्वल हो जाएगा ओसी के, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ओ ए जो है वो अपने आप में ओ के इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन लाइन है। और ये क्या बच गया हमारे पास यहाँ पर, ये क्या है 90 डिग्री के, यहाँ पर सॉरी ये क्या है 90 डिग्री के एंगल है, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये कैसे एंगल है, जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री वाले हैं वो वाले एंगल है। तो ये एंगल इक्वल हुई, इसका मतलब बाय द प्रॉपर्टी आर एच एस, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ट्राइंगल है ओ पी ए, ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी ए के। तो ये जो ट्राइंगल है येलो वाले और रेड वाले, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि जो ये वाला एंगल होगा पी, ये एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल ए जो होगा इधर एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल होगा पी ओ ए, यानी कि इधर का ये एंगल हो जाएगा सी ओ ए के इक्वल। दिस एम्प्लाई एंगल पी ओ ए, देखो इसे साफ करके बताते हैं। हमने यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है इस टाइप से, तो हम क्या बात करते हैं, हम देख रहे थे एंगल, यानी कि एंगल पी ओ ए, यानी कि ये वाला एंगल होगा इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ ए, यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल। तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सिमिलरली बात करते हैं हम, ऐसे ही सिमिलरली जो हमारे पास इन ट्राइंगल क्यू ओ बी, क्यू ओ बी, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल सी ओ बी के, यानी कि जो ट्राइंगल है इसको दोबारा से हाईलाइट करते हैं, ये वाले ट्राइंगल, ये इक्वल जो और रेड से जो बन रहा है ये वाला, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनसे हमें क्या मिलेगा, इनसे मिल जाएगा एंगल यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एंगल क्यू ओ बी, यानी कि ये वाला क्यू ओ बी जो एंगल है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ बी के, सी ओ बी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इतना करने के बाद हमारा क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी एंगल्स को हम ऐड कर देंगे, जो हमने एंगल लिए हैं चारों के चारों सबको ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नाउ एंगल पी ओ ए प्लस में एंगल सी ओ ए प्लस में एंगल सी ओ बी प्लस में एंगल क्यू ओ बी, इन जब सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्योंकि ये क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, कि एक ही जो सीधी लाइन है ये वाली, इस कंप्लीट लाइन पर जो एंगल बन रहे हैं ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सबको हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर इस टाइप से हम सभी एंगल को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है।
ऐड करने के बाद हम जो हमने इक्वेशन ये निकाली है ये वाली, इनका हम यूज करेंगे। तो हमने यहाँ क्या निकाला है, जो हमारे पास एंगल्स हैं ये इक्वल हैं, यानी कि पीओ और सीओए, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ ए, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये जो एंगल है इसके इक्वल है, तो इसको हम कंप्लीट सी ओ ए का डबल लिख देंगे। ऐसे ही ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसको लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से सी टू कॉमन है, तो यानी कि एंगल सी ओ ए प्लस में एंगल सी ओ बी, ये दोनों में से टू बाहर निकाल के 180 के अपॉन में इधर आ जाएगा टू, तो ये दोनों डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। अब एंगल सी ओ ए प्लस में एंगल सी ओ बी, ये दोनों एंगल मिलकर क्या बनाते हैं, एंगल ए ओ बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री। और ये हमको क्या प्रूफ करना था, यहाँ से देखिए ये हमने ये लाइन ऐसे मिलाया हुआ है यहाँ पर। तो हमने क्या देखा कि एंगल सी ओ ए और एंगल सी ओ बी, ये दोनों मिलकर कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल ए ओ बी, और ये हमको एंगल कैसा प्रूफ करना था 90 डिग्री का, जो कि हमारे पास प्रूफ में आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, काफी ध्यान से करना है, लेंथी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ टेंजेंट ए बी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4, जो रेडियस है यानी कि ओडी की वैल्यू क्या है 4 गिवन है, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी, ये बी डी सेगमेंट है और ये सी डी सेगमेंट है, विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट डी, इस डी पॉइंट के थ्रू ये बी सी को डिवाइड किया गया है। आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये कितना 8 सेंटीमीटर का है, और ये कितना 6 सेंटीमीटर का है। तो फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमको फाइंड करनी है। तो इसमें जितना हमें पता है उसके बेस पे पहले इस ट्रायंगल को हम फिल करते हैं। हमें पता है बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये क्या टेंजेंट हो जाएगा। तो जो पॉइंट है हमारे पास डी, इसको पॉइंट ई मान लेते हैं और इसको पॉइंट मान लेते हैं एफ। तो डी बी डी जो है वो बी ई के इक्वल होगा, यानी कि ये वाली लाइन इसके इक्वल हो जाएगी। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच गया ए एफ और ए ई, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, क्योंकि ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। और क्या करते हैं, इनको आपस में मिला देते हैं। इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसके जो हमारे वर्टेक्स हैं इनको आपस में मिला देते हैं। तो हमारे पास 3 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ए ओ सी और एक ट्रायंगल ए ओ बी और एक ट्रायंगल सी ओ बी, तो ये 3 ट्रायंगल बन गए। अच्छा अब आपके पास साइड जो बन गई है उन साइड को एक बार लिख लेते हैं हम, कि हमारे पास क्या क्या साइड बन गई। तो हमारे पास साइड जो ए सी की जो लंबाई है वो है एक्स प्लस में 6, यानी कि एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, क्या ए सी की साइड है। उसके बाद ए बी जो साइड है, ए बी साइड क्या है, एक्स प्लस में 8 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास बी सी साइड है वो कितनी है, 6 प्लस में 8 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इन सभी को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि x प्लस में 6। एक बार इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, हो सकता है किसी को याद नहीं हो, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, ए सी प्लस में बी सी प्लस में ए बी, यानी कि तीनों साइड को जो हम ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होता है सेमी पेरीमीटर। और सबको ऐड करते हैं, पहली लाइन क्या है हमारे पास, x प्लस में 6 प्लस में दूसरी लाइन क्या है, x प्लस में 8 प्लस में थर्ड क्या है 14। इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से। तो यहाँ से हम s की वैल्यू निकालेंगे, तो x और x, तो यहाँ पर हो गया 2x प्लस में 6 14 20 और ये 8 28, तो यहाँ आ गया 28/2। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 x प्लस में क्या बचा 14 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हो गई x प्लस 14। तो यहाँ से हमारे पास सेमी पेरीमीटर s की वैल्यू आ गई 14 प्लस में x। इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होता है, अंडर द रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो s की जगह क्या रखेंगे 14 प्लस में x
उसके बाद 14 प्लस में x माइनस कर देंगे, जो पहली साइड है हमारे पास, ये जो साइड है x प्लस 3 इसको माइनस कर देंगे, कि माइनस का x माइनस का 6 इंटू में 14 प्लस में x माइनस b की वैल्यू क्या थी x प्लस 8, तो प्लस है तो बीच में माइनस करें तो माइनस आ जाएगा, ऐसे ही 14 प्लस x माइनस के 14, क्योंकि जो थर्ड साइड थी वो 14 आई थी, और इस कंप्लीट का अंडर रूट, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 14 प्लस में x, इस ब्रैकेट में x से x कैंसल, और 14 में से जब 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, ऐसी x से x कैंसल, और यहाँ क्या बच गया 6, यहाँ से क्या आएगा 14 से 14 कैंसल, तो यहाँ बच गया ओनली x। तो ये वैल्यू आ गई s की, s नहीं सॉरी, ये आ गया एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14x प्लस में एक्स स्क्वायर, और 8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 4, और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला 2 और ये वाला 2 बाहर आ गया, इंटू में 4 का एक बाहर ले लेंगे एक पेयर 4 से, तो यहाँ भी 2 बच जाएगा, अंदर क्या बच गया ये वाला 3 इंटू में 14x प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू बची, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 4 अंडर द रूट 3 इंटू 14x प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया इतना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ट्रायंगल्स बने हैं, देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल है, पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ए, यहाँ से बात करें ट्रायंगल ए ओ बी की, ये जो ट्रायंगल है इसकी हम बात करते हैं, अगर इसका हम एरिया निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालते हैं, क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, हाफ की जगह हाफ है, बेस की वैल्यू क्या है एक्स प्लस में 8, क्योंकि ये इसका बेस है, एक्स प्लस 8 इंटू में हाइट कितनी है, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 4, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो 2 यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 8, ये क्या गया एरिया ऑफ ए ओ बी आ गया, तो इसको लिख देते हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, वो क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस में 8 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम और एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एरिया निकालते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल का, अगर हम बात करें ट्राइंगल रेड से बना देते हैं इस पर सी ओ बी, ये इस ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, तो अगर हम एरिया निकालते हैं तो हाफ इंटू इसका बेस क्या है 6 और 8, यानी कि 14 इसका बेस है, इंटू में हाइट कितनी होगी वही 4 हाइट हो जाएगी, क्योंकि रेडियस है सबकी, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो 14 इंटू 2 28, तो इसका एरिया कितना आ गया 28 आ गया, इसको भी लिख देते हैं। ये कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है सी ओ बी, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी, वो क्या आ गया 28, इक्वेशन 2 हो गई, इसको इक्वेशन 3 मानते हैं और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। उसके बाद कौन सा एरिया बच गया, उसके बाद रह गया हमारे पास ये ट्राइंगल, इसको हाईलाइट कर देते हैं इससे, तो इसे रेड लेते हैं, तो ये वाला ट्राइंगल है ए ओ सी, जब इसका हम एरिया निकालते हैं यानी कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं एरिया, तो क्या आएगा हाफ इंटू में बेस क्या है एक्स प्लस 6 इंटू में हाइट क्या है 4, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 2 इंटू एक्स प्लस में 6, तो एरिया ऑफ ए ओ सी लिख लेते हैं अब, तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, वो क्या था 2 इंटू में एक्स प्लस में 6, ये होगी इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, अगर हम बात करें इक्वेशन 3 4 और 5 दोनों तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा कंप्लीट का, यानी कि एडिंग ऑल इक्वेशन, ऑल 3 4 और 5 सबको ऐड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा इक्वल टू मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो वो क्या होगा
2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस में 28 प्लस में 2 इंटू एक्स प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस में 16 प्लस में 28 प्लस में 2x प्लस में 12। 2x और 2x कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4x प्लस में 16 प्लस 28 प्लस में 12। 28 प्लस 12 40 एंड दैट इज 56। तो यहाँ से हमें क्या मिला, तीनों को ऐड करने के बाद हमें मिला 4x प्लस में 56। अच्छा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 6, मान लेते हैं इसको। अब देखिए ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी है। तो आपको नहीं लगता कि ये ट्रायंगल का जो एरिया है दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए? तो हम इन दोनों को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 6 को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 6, दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे तो 4 अंडर द रूट 3 इंटू 14x प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस में 56। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, या फिर स्क्वायर करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है तो देखो अगर इसमें से हम 4 कॉमन ले तो यहाँ आ गया 4, यहाँ बच गया x प्लस में यहाँ से कितना बचेगा एक यानी कि 14। तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो इधर x प्लस 14 बच जाएगा और 4, तो ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 3 इंटू 14x प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका क्या है अंडर रूट है और इधर क्या है x प्लस में 14 है। अब हम क्या कर देंगे, इनका होल स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। तो होल स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट यहाँ क्या बच गया 3 इंटू 14x प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या हो गया x प्लस में 14 का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप चाहो तो एक x कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर हम कॉमन निकालते हैं x तो क्या बच गया यहाँ पर 14 प्लस में यहाँ बच जाएगा x, इधर क्या है x प्लस में 14 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 14 है और यहाँ पर भी x प्लस 14 है, तो एक एक्स स्क्वायर 14 से एक एक्स स्क्वायर 14 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा 3x इक्वल टू यहाँ क्या बचे x प्लस में 14। ये x को हम इधर ले आते हैं, 3x माइनस का x इक्वल टू 14, यहाँ बच गया 2x इक्वल टू 14। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी 14 अपॉन में 2 दैट इज 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है तो हम इस x की वैल्यू से सारी टर्म्स निकाल लेंगे। अगर हम 7 पुट कर देते हैं, 7 प्लस 6 तो क्या आएगा 13, यानी कि AC की वैल्यू 13 आ गई। अगर हम 7 पुट करते हैं तो 7 और 8 कितने हो गए 15। तो हमारे पास जो साइड पूछी गई थी AB और AC वो क्या आ गई 13 और 15 आ गई है। ये काफी लेंथी क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है आपको। पहले कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया निकालना है हीरोस फॉर्मूला से, सेमी पेरीमीटर और हीरोस फॉर्मूला। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा सेंटर है उससे 3 एंगल बनाने हैं, AOB, AOC और COB। फिर उनका एरिया निकालना है और फिर दोनों जो एरिया बनेंगे उनको इक्वेट कर देना है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और रहता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, अपोजिट साइड of quadrilateral circumscribe a circle subtend supplementary angle at the center of circle। यानी कि इसमें क्या है, जो अपोजिट साइड है AB और DC या फिर BC और AD, ये क्या है इस सेंटर पर ऊपर कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि जो एंगल होगा, या तो हम कह सकते हैं एंगल ये वाला पूरा एंगल AOD प्लस में एंगल COB, तो ये वाले जो एंगल होंगे ये और ये, इन दोनों का सम कितना होगा सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 होगा। या फिर हम कह सकते हैं और में हम क्या बोलेंगे एंगल AOB प्लस में एंगल COD, ये कितना होगा ये भी 180 यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे। तो इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया O से लेके B को, C, D और A चारों कॉर्नर पॉइंट को, जो वर्टेक्स पॉइंट है उनको मिला दिया। अब मिलाने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, मिलाने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है, एक मिनट से थोड़ा साफ कर लेते हैं जो अच्छे से समझ में आए। देखिए अब हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि जो ट्रायंगल है PBO और OQB, यानी कि जो ट्रायंगल्स है, देखिए ये जो ट्रायंगल है ये वाला येलो वाला और जो है ट्रायंगल रेड वाला इधर से,
ये ट्रायंगल आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट है, लास्ट के 2 क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से समझा है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों है। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास एंगल है ये वाले, ये जो एंगल होगा POB और एंगल BOQ, ये आपस में इक्वल होंगे, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 एंगल और एंगल 2। ऐसे ही एंगल जो होगा COQ यानी कि ये वाला एंगल, ये इक्वल हो जाएगा एंगल COR यानी कि इस वाले के, इसको नाम देते हैं 3 और इसको नाम देते हैं 4। ऐसे ही इस वाले की बात करें हम ट्रायंगल में DOR, तो ये वाला जो एंगल DOR होगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा DOS यानी कि इस वाले के, यानी कि एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। अब जो बच के दोनों एंगल, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के। तो हम ये बातें लिख लेते हैं, हमने जो भी बताई है कि, तो आप लिख लोगे कि एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके बाद हमें क्या है, मैं एक के लिए लिख देता हूं, इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल QOB, इस ट्राइंगल में एंगल हमारे पास 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, जो बाकी के एंगल्स हैं हमारे, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। ऐसे ही एंगल 5 ये इक्वल हो जाएगा एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। हम क्या करेंगे, इन सभी एंगल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये आपस में इक्वल है। तो इन कंप्लीट जो हमारे 8 एंगल बने हैं, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 18, सबको जब हम ऐड करेंगे तो 360 बनेगा। अब हमारे पास एंगल 1 और 2 इक्वल है, 3 4 इक्वल है, 4 5 6 इक्वल है और 7 8 इक्वल है। अब हम चेक करेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ चाहिए AOB और COD। तो AOB और COD कहाँ पर बन रहे हैं, तो देखिए एंगल AOB यानी कि ये वाला जो एंगल है कंप्लीट, यहां से लेके इतना जो एंगल है, ये किससे बन रहा है, एंगल 8 और एंगल 1 से मिलकर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एंगल 8 और 1 क्यों रखेंगे, हमें क्या चाहिए वो लिख लेते हैं, हमें एंगल 1 चाहिए और एंगल 8 चाहिए। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास जो एंगल है COD वो मिलकर बन रहा है इन दोनों एंगल से, यानी कि एंगल 4 और 5 से मिलकर। तो हमें और चाहिए एंगल 4 और एंगल 5, तो इनको हम रखेंगे, बाकी इनकी जगह पर इनकी जो इक्वल एंगल है वो पुट कर देंगे। तो यानी कि एंगल 1 चाहिए तो एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं तो एंगल 1 लिख सकते हैं 2 को भी। ऐसे ही हमें क्या चाहिए, 4 भी चाहिए, तो एंगल 3 को भी 4 लिख सकते हैं क्योंकि 3 और 4 इक्वल है, तो प्लस में एंगल 4, प्लस में 5 चाहिए, एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के, तो 6 की जगह हम 5 रखेंगे, प्लस में 7 और 8 में से 7 की जगह पर 8 रख देंगे और एंगल 8 ये इक्वल हो गए 360। अब देखोगे ये डबल है, ये सब कितने 2 टाइम्स है, तो इनको लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस में एंगल 8 इक्वल टू 360। अब 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या बचा, एंगल 1 प्लस में 8 को, एंगल 1 के साथ हम एंगल 8 ऐड करेंगे ताकि हमारे पास एंगल AOD मिल जाए, प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5, ये इक्वल हो जाएंगे 360। ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो गया 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 8 ये दोनों मिलकर बनाते हैं एंगल AOB, प्लस में एंगल 4 और एंगल 5 मिलकर बनाते हैं एंगल COB। तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी 180, दैट इज सप्लीमेंट्री। तो ये चीज हमको प्रूव करनी थी। इसी से आप दूसरी वाली बात प्रूव कर सकते हो, आप 1 की जगह पर क्या करोगे 2 वालों को रख लोगे और आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल COB इक्वल टू 180। तो यहां तक आपका लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में किसी और कंसेप्ट के साथ।